मेरे सवालों का जवाब दो। परीक्षा भी तो यही कहता, मेरे सवालों का जवाब दो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सबको, जय हिंद भाई। तो महासप्तमी, आज शायद हाँ महासप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, रोज हमें शुभकामना देने का मौका तो मिल रहा है। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हर तरीके के नंबर से परिचय हमारा हो गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी बातों को हम लोगों ने देख लिया। आज से हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैं तो कुछ और पढ़ाने वाला था, लेकिन कल आप लोगों की ही डिमांड थी। कई बच्चे ने कॉल करके भी कहा कि सर, नंबर सिस्टम ये सब तो चलो हम लोग भी जानते हैं, समस्या इस चैप्टर में हमें ज्यादा होती है। ऐसे मतलब शायद ये चैप्टर ऐसा है यार, पढ़ा पढ़ा के मैं खुद ही बोर हो जाता हूँ। इतना आप लोग मतलब है, तो बहुत ज्यादा बोर हो जाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही, 2-3 महीना पहले ही यूट्यूब पे भी पूरा पढ़ाया था, लेकिन तब भी आप लोग या तो उसको देखते नहीं है या ध्यान पूर्वक चीजों को सुनते नहीं है और प्रैक्टिस नहीं करते हैं। नो डाउट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक्स है, हम बेसिक है हमारा हर चीज का। मतलब 11th के बाद लगभग हम जितना चीजें पढ़ते हैं, 2-4 चैप्टर को हटा करके हर चीज में फंक्शंस की हमें जरूरत रहती है। पूरे कैलकुलस में है ही, री एनालिसिस में होता ही होता है, आपका ग्रुप थ्योरी में होगा ही होगा, फिर आपका लीनियर अलजेब्रा कह लीजिए, वेक्टर स्पेस कर लीजिए, वेक्टर कैलकुलस कह लीजिए, सब में आपको इन सारी चीजों की जरूरत होती है। तो उतना भी ये कठिन नहीं होता जितना कठिन हम लोग मन में इसको बना लेते हैं। ठीक है, बस थोड़ी सी समस्या ये आती है कि हम सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हैं, इसलिए चीजें थोड़ी गड़बड़ा जाती हैं। ठीक है, और 11th-12th में स्कूल लेवल पे उतना है भी नहीं, और थोड़ा सा इतना डिटेल में स्कूल लेवल पे पढ़ाया भी नहीं जाता है, जिस वजह से समस्याएं हमारी बनी रहती हैं। लेकिन इतना तो वादा जरूर दिलाता हूं आपको कि अगर आपने ध्यान पूर्वक, बिना गैप किए हुए, नागा किए हुए, अगर आप पूरी क्लास करते हैं, देखते हैं, तो फंक्शन की वजह से आपको तो कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन हाँ, साथ में मेरे साथ आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर जब तक आप साथ में प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे, आपकी समस्याएं सब दिन बनी रहेंगी। कौशलेंद्र सिंह गौतम जी, टीजीटी का पेपर कब होगा भाई, हुजूर माए बाप? ठीक, एग्जैक्ट डेट में कैसे बता दूं प्रभु? बोला तो कि एक होते हैं, थोड़ा सा टाइम पास कर लूं, एक होते हैं बीएम और एक होते हैं सीएम। इसका मतलब होता है बेस्ट मास्टर, बेस्ट मैथमेटिशियन, और इसका मतलब होता है चीफ मिनिस्टर। तो इनका काम होता है सिलेबस को पढ़ाना, ठीक, अच्छे से आपको समझाना। इनका काम होता है कि एग्जाम कब लेना है, कैसे लेना है, और इनका काम उसकी तैयारी कराना होता है। तो बी से सी तक का सफर करने में बड़ा टाइम लगता है। तो अगर कभी ईश्वर ने चाहा, हो सकता है बी से सी तक का सफर तय कर लूं, तो एग्जैक्ट डेट में बता पाऊं। संभावित की बात करें तो देखिए, अगर हम बात करें संभावित तिथि की, तो 20% आप मान के चल सकते हैं जनवरी, और 80% आप मान के चल सकते हैं अप्रैल में, मान कर चल सकते हैं आप। ठीक, 20% जनवरी और 80% आप अप्रैल। ऐसा नहीं है आयोग तैयार नहीं है, आयोग तैयार, मतलब जहां तक जो बातें निकल के आ रही है, समस्या जो फंसी हुई है सेंटर को लेकर के, और सेंटर से भी ज्यादा समस्या मनसा को लेकर के भी फंसा होता है आपका। बहुत से बाकी शासन प्रशासन चाह ले तो कुछ नहीं, क्या नहीं हो सकता है आपका। ठीक है, तो ये बात आप मान, तो अप्रैल, लेकिन मैक्सिमम ये है कि अब डिले नहीं होगा। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम बता रहे हैं कि अप्रैल तक मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका एग्जाम हो जाएगा। और क्योंकि एग्जाम होने के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं आपका, और एक नई वैकेंसी आएगी टीजीटी पीजीटी की, ठीक ठाक, ठीक, ऐसे लोग तो हैं कि भाई इसमें ही सीटें जोड़ी जाए,
लेकिन उसकी संभावना मुझे कम दिख रही है। लोग प्रयास तो कर रहे हैं, अगर जुड़ जाता है एग्जाम, जब अप्रैल में जुड़ भी जाए तो इस बुरी बात नहीं, अच्छी ही बात है आपका, ठीक है, क्योंकि 5-6 महीना टाइम है, तो पोर्टल खोल कर नए आवेदन मंगा सकता है आयोग, ठीक, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मंशा हमें नहीं, आयोग की मंशा ऐसी दिख रही है वो नई वैकेंसी ही करके, तो न्यू वैकेंसी इसके बाद ही आने की उम्मीद है। अब चलिए हम लोग पढ़ लें, पढ़ाई मैंने कर लें, उसके पहले देखिए कुछ संस्था का या अपना काम भी कर लें हम, ठीक। आज आपका कोर्स ऑफ द डे जो है टीजीटी ज्योग्राफी के लिए है 699 में। प्रैक्टिस क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस और डाउट सेशन मिलेगा, एडवांस नोट्स वगैरह जो है वो सब मिलता है। रिकॉर्डेड क्लासेस है, ये लाइव क्लास आपका नहीं है, ठीक है। बाकी आपका छूट का बात चल ही रहा है। नवरात्रि स्पेशल आपका ये जो बैच चल रहा है, लक्ष्य फाउंडेशन बैच, परसों तक 9वीं 10वीं तक, मतलब सैटरडे तक 1001 की आपको छूट रहेगी, ठीक। स्वतंत्रता बैच जो इस बार वाले एग्जाम के लिए है, उसमें 501 रुपये, चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, वो कर सकते हैं। बाकी बीपीएससी 4.0 वगैरह के लिए जो है वो है ही आपका, ठीक है। चलिए फिर आगे की बात करें तो फंक्शन, हम लोग क्या पढ़ना है, फंक्शन। आज हमने बताया कि थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे तो चीजें उतनी कठिन भी नहीं होती है जितना कठिन हम लोग इसको बना लेते हैं। हाँ, ये बात है कि कई बार इसको आपको एक बार में कुछ चीजें कम समझ में आएगी, दोबारा तिबारा चौबारा पढ़ेंगे तो फिर क्या है, धीरे धीरे आप चीजों समझने लगते हैं, और जैसे आप अप्लाई करने लगते हैं वैसे वैसे आपकी समस्या दूर होती चली जाती है। तो इसी के रिलेटेड सबसे पहले इसमें थोड़ा सा बेसिक्स अगर हम और जान लें तो सबसे पहले आपकी बात है सेट थ्योरी, सेट्स की बात करें, ठीक। यहां हम सेट थ्योरी पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, समुच्चय का सिद्धांत पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। यहां चूंकि फंक्शन की बात कर रहे हैं तो बिना सेट का तो फंक्शन के बारे में समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है हमारा, तो थोड़ा सा बेसिक्स आपको क्या है। हाँ जी अलकापाल जी, और कुछ नंबर सिस्टम के बारे में आप जानते हैं तो बताइए, सारे नंबर्स के बारे में तो जहां तक हमें उम्मीद है हमने बता दिया था, ठीक। और कोई नंबर के बारे में आप जानते हो कि हाँ सर ये वाला नंबर आपने नहीं बताया। नंबर सिस्टम में सारा नंबर्स आता है, सारा नंबर्स हमने बता दिया, डिविजिबिलिटी का, मल्टीप्लिसिटी का, सब कुछ सारा चीज आपको बता दिया। हाँ कुछ छूट गया सर, ये चीज आपने नहीं बताया, ये छूट गया, तो कुछ आप याद दिलाइए तो काम हो जाएगा, ठीक है। अलकापाल जी बताएं उसको। साबस गुरु जी, लूट लो लूट लो। अरे लूट लो, अच्छा किसको लूट ले भाई, आपको मतलब और दिन ना बचा, अगर इतने लूटना होता भाई तो अगला अंबानी अडानी के बजाय बीएम भारद्वाज का भी नाम आता भाई, ठीक है। लूट लूट के अंबानी बन गया कि अडानी बन गया, कितना हमें आप क्या देते हैं कि मैंने आपको लूट लिया, बंदूक दिखा कर लूट लिया, तलवार दिखा के लूट लिया, किस चीज के लिए लूट लिया, जितना आप देते हैं उसका 5 गुना, मतलब 5 गुना क्या, कितना गुना देने का आपको प्रयास किया जाता है। 1.5-2 साल तक पढ़ाना, आपको प्रैक्टिस कराना, ठीक है। जितना आप कर सकते हैं, ये शब्द आप तब बोलेंगे जितना मैं आपके लिए करता हूं उसका 10% मात्र कहता हूं, 10% जिस दिन आप करके दिखा देंगे समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है, उस दिन आप ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो शोभा भी देगा। हाँ मैंने तो लूट लिया, ये मेरा शिष्य है, ये तो ज्यादा अच्छा किया, मैं तो लुटेरा था, ये सन्यासी आदमी आ गया है मार्केट में भाई, ठीक। तो ये बात तब आप कहिए, तो खाली दूसरे पे दुनिया में सबसे आसान काम है दूसरे को अंगुली दिखा देना, ठीक। तो थोड़ा शब्दों का चयन सही ढंग से किया करे। आपको छतिया पे चढ़ करके तो लूट तो लिए नहीं भाई, आपको मेहनत करते हैं दिन रात, सुबह 5 घंटा 4 घंटा आपको 3 घंटे पढ़ाते हैं, आपके लिए पेपर बनाते हैं, बिजली का खर्च सारा कुछ किया जाता है, तब जाकर के कितनी फीस आप देते हो ये आपको बेहतर पता है। और उतना में किसी जन्म में आप तो ना पढ़ाओगे, आप कहोगे कि हाँ ओल्ड पेंशन स्कीम भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ठीक। तो आपने ऐसा कमेंट किया, ये उपाधि दी लुटेरा की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिए, आपके बच्चे जिए, ठीक, घर परिवार आप खूब तरक्की करें, ठीक है। चलिए हाँ, तो सेट्स की बात करें तो सेट क्या होता है, तो फंक्शंस पढ़ने से पहले सेट्स की बात आपको, ठीक। तो सेट क्या होता है,
कोई भी चीज हम बात करें सो एकदम बेसिक से थोड़ा सा धीरे धीरे चलेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप समझते रहेंगे तो बाद में फिर वो गति पकड़ जाएगा। आप घबराइएगा नहीं, ये सब तो बेसिक्स बातें हैं आपका। तो यहां पर क्या है, सेट्स क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल, फिर कह रहा हूं सेट थ्योरी यहां नहीं पढ़ा हूं, उतना हम लोग सेट्स पढ़ेंगे जितना फंक्शन पढ़ते, जितना हमें फंक्शन में यूज होगा हमारा, बस केवल उतनी बात करेंगे हम लोग। तो सेट्स क्या होता है, समुच्चय किसको कहते हैं हम, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सुपरिभाषित वस्तुओं या का समूह जो है उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो मैथ्स के लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो दुनिया में जितनी भी चीजें होती है वो सब ऑब्जेक्ट माना जाता है, वस्तु माना जाता है। हम आप, बेंच, कुर्सी, एसी, फ्रिज, बोर्ड, कैमरा, ठीक, जितना भी चीजें हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, चाहे सजीव वस्तु हो चाहे निर्जीव वस्तु है, ठीक, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं मैथ्स के लैंग्वेज में वो क्या माना जाएगा, सेट ही माना जाएगा, ठीक है। मैथ्स के ठीक तो वहां पे क्या है, वो क्या माना जाएगा, ऑब्जेक्ट ही माना जाता है। अब बात करें सुपरिभाषित, ठीक है, हमने क्या कहा, वस्तुओं का समूह नहीं, हमने कहा, हमने क्या कहा, सुपरिभाषित वस्तुओं का समूह बात करें। तो वेल डिफाइंड कहने का क्या मतलब हुआ, सुपरिभाषित कहने का क्या मतलब हुआ हमारा, कि कोई भी चीज बोला जाए तो सबके लिए उसका मतलब एक ही हो, सबके लिए मीनिंग उसका एक ही हो, ये नहीं हो कि मेरे लिए उसका मीनिंग कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, तीसरे आदमी के लिए कुछ और है। हमारा जो भी चीज हो वो यूनिवर्सल हो, सब उसका मतलब एक ही चीज समझे, तब उसको हम कह सकते हैं क्या, सुपरिभाषित। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बोले, ठीक, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या सकते हैं, मैथ्स के कठिन प्रश्नों का संग्रह, ठीक है, मैथ्स के कठिन प्रश्नों का संग्रह। तो राम के लिए कठिन प्रश्नों का संग्रह कुछ और होगा, मोहन के लिए कुछ और होगा, ठीक है, मयंक के लिए कुछ और होगा, अलका पाल है उनके लिए कुछ और होगा। जो सवाल अलका जी को कठिन लगे मयंक जी को भी कठिन लगे वो जरूरी तो है नहीं हमारा। तो अलका जी के कठिन प्रश्नों का समूह कुछ और होगा, मयंक जी के कठिन प्रश्नों का समूह कुछ और होगा, राम श्याम के लिए कठिन प्रश्नों का समूह और होगा। एक सवाल एक आदमी को कठिन लग रहा, एक बच्चे को कठिन लग रहा, तो दूसरे बच्चे को भी, ठीक है, दूसरे बच्चे को भी कठिन लगे, ये तो जरूरी नहीं है ना, ये तो जरूरी नहीं होता है हमारा, ठीक। तो ये बात आप तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। ये हम कहें क्या, जैसे आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, आप सेलेक्ट हो गए, बच्चों को वह पढ़ाने गए, वह जीआईसी में पढ़ाने गए या इंटर कॉलेज में आप पढ़ाने गए, अब वहां पे कहें क्या, बेवकूफ बच्चे हैं जितने सब आ जाइए भाई सामने, मेरे सामने। तो क्लास का पहले दिन गए आप कह दे कि बेवकूफ बच्चे सामने आ जाइए, ठीक, तो कोई अपने आप को बेवकूफ मानेगा, और आपने डिसाइड, बेवकूफी नापने का कोई पैरामीटर थोड़ी है हमारा, ठीक, ये तो कहेंगे नहीं, भड़क जाएगा, सरकारी स्कूल के टीचर हैं तब हो या चाहे के भी टीचर हो, भड़क जाएगा, ये क्या मजाक है भाई, अभी पढ़ाया ना लिखाया, ठीक, आते के साथ बेवकूफ कह दिया, बेवकूफ बच्चे यहाँ आ जाओ हमारा। तो बेवकूफी की तो कोई परिभाषा है नहीं हमारा, ठीक, तो कौन से बेवकूफ बच्चों का समूह हम किसको कहेंगे। हाँ, कोई सवाल दिया तो आदमी गुस्से में, टीचर गुस्से में कभी कब कहता है चल बेवकूफ इतना भी तुमको नहीं आता हमारा, तो इसकी कोई परिभाषा नहीं है, इसका कोई परिभाषा नहीं है हमारा, ठीक है। तो वही बात, अब हम यहां कह दें क्या, यहां हम कह दें क्या, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ सेट थ्योरी हमारा, ठीक, मतलब समुच्चय के प्रश्नों का संग्रह, समुच्चय के प्रश्नों का संग्रह। ये तो कलेक्शन जो होगा वो वेल डिफाइंड है, ये हमारा क्या है, वेल डिफाइंड है हमारा, क्योंकि
मेरे लिए जो सेट का प्रॉब्लम होगा आपके लिए भी सेट का प्रॉब्लम होगा, तीसरे आदमी के लिए, तीसरे बच्चे के लिए भी सेट का ही प्रॉब्लम होगा। एक पार्टिकुलर है ना सेट थ्योरी का ये कॉन्सेप्ट है, ये फार्मूला है, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस है तो कहेंगे कि सेट थ्योरी का है सवाल हमारा। उस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है तो क्या कहेंगे, सेट थ्योरी का सवाल नहीं है हमारा। ये वेल डिफाइंड हो गया। अब बेवकूफ बच्चों के समूह को तो आप नहीं कह सकते हैं, वो तो सेट नहीं होगा हमारा, लेकिन हम ऐसा कह दें क्लास के ऐसे बच्चों का समूह जिनका ग्रेजुएशन सॉरी 10th मान ली 11th 12th स्कूल में गए हैं आप, तो 10th में 80% से ज्यादा आया, 80% से ज्यादा आया, तो ये वेल डिफाइंड तो होगा हमारा। 80% जिसको बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया, मार्कशीट में 80% लिख दिया, चाहे कोई भी हो, मानना पड़ेगा ये 80% पाया है, मानना पड़ेगा कि 80% पाया है वो हमारा। तो ये होगा क्या, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स गोट मोर देन 80% इन 10th बोर्ड एग्जाम हमारा। तो ये फिर वेल डिफाइंड हो जाएगा। ये कहते हैं क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों का समूह, कहते हैं क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ियों का समूह या हॉकी के अच्छे खिलाड़ियों का समूह, तो ये फिर सेट नहीं होगा। जहां क्वालिटी की बात आ जाती है तो क्वालिटी का मेजरमेंट करने का कोई हमारा पैरामीटर नहीं है। कोई भाई किसी को रोहित शर्मा अच्छा लग सकता है, किसी को विराट कोहली अच्छा लग सकता है, किसी को पांड्या अच्छा लग सकता है, किसी को अच्छा लगता है, कोई अच्छा नहीं लगता। तो ये एक प्लेयर सबके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए अच्छा, हमको पसंद है तो आपको भी पसंद है, ये जरूरी नहीं है हमारा। आपको जो पसंद है वो हमें पसंद होगा, ठीक है, वो जरूरी नहीं है अब आपका। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया, ये भी नहीं होगा। लेकिन ये कह सकते हैं जिसने इंटरनेशनल मैच में 10 सेंचुरी से, वनडे सेंचुरी से ज्यादा बनाया, ऐसे प्लेयर्स का कलेक्शन, ठीक, तो वो तो रिकॉर्ड बुक में है ना भाई। उसमें तो भाई ठीक है, तेंदुलकर आ जाएंगे, रोहित शर्मा आ जाएंगे, विराट कोहली आ जाएंगे, 10 सेंचुरी बनाया है तो अब अच्छा खराब की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। यहाँ बात की जा रही है एक पैरामीटर की हमारा, कि 10 सेंचुरी से जिन्होंने आधा बनाया है हमारा। क्लियर है? तो वेल डिफाइंड कलेक्शंस का क्या मतलब होता है समझ गए, कोई और दिक्कत तो नहीं इसमें। बाकी और विस्तार से हम लोग करेंगे जब सेट थ्योरी पढ़ेंगे। क्लियर है या कोई दिक्कत है, जल्दी से बताइए। तो अगर वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होगा तब उसे आप सेट कहेंगे, अदरवाइज उसे सेट नहीं कहेंगे हम, ठीक है। जल्दी से एक बार बताइए, ये समझ गए, दोनों में अंतर समझे, जैसे बच्चों की चीज समझ ही गए होंगे, फिर भी एक बार आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि सेट्स होता क्या है, सेट का डेफिनेशन क्या है। तो उसका सीधा सीधा मतलब, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सेट का कलेक्शन, वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है, ये सब आप समझ गए होंगे। जल्दी से क्लियर है, बलवंत सिंह जी का क्लियर है। चलिए अब यहां पे सेट्स को रिप्रेजेंट करना होता है, यहां लिखा नहीं रहा हूं, केवल समझाते जा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सेट थ्योरी तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अभी बस उतना पढ़ रहे हैं कि फंक्शंस हमें पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो। तो सेट्स को अगर रिप्रेजेंट करना होता है तो हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए बी सी, ठीक, डिनोट करना ए बी सी डी ई, इस तरह से कैपिटल अल्फाबेट से किसी भी सेट को, किसी भी कलेक्शन को डिनोट किया जाता है। और अगर रिप्रेजेंट करने की बात आती है, अगर आपको रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो क्या, करली ब्रैकेट से किया जाता है। रिप्रेजेंट जो किया जाता है वो करली ब्रैकेट से किया जाता है। जैसे हम कहें क्या, ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 2 to 8, ठीक है, 2 से 8 के मध्य प्राकृत संख्याओं का कलेक्शन हमारा। तो हो जाएगा क्या, 3 4 5 6 और 7, 2 से 8 के बीच का प्राकृत संख्या बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सेट को जब डिनोट करना होता है तो हम कैपिटल अल्फाबेट से करते हैं, और जब रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर से करते हैं, रख देते हैं उन सारे ऑब्जेक्ट्स को, उन सारे एलिमेंट को हमारा। अब यहां पे क्या है, रिप्रेजेंट करने के और भी तरीके होते हैं। अब अगर मान लीजिए x इज कलेक्शन, x इज इन कलेक्शन ए, कलेक्शन ए है हमारा, ठीक, मतलब x को, एलिमेंट को हम लोग इन जनरल स्मॉल लेटर से भी डिनोट किया जाता है। तो अगर x जो है कलेक्शन ए का पार्ट है तो x बिलोंग्स टू सेट ए लिखा जाता है। पढ़ते क्या है,
x belongs to set A, x belongs to set A हमारा, ठीक। अब अगर कह दें y is not in collection of A, collection of A हमारा, ठीक। collection of y is not in collection A, ठीक। तब यहां पे हम क्या लिखेंगे, y does not belongs to A, मतलब इसको पढ़ेंगे क्या, y does not belongs to set A हमारा। मतलब अगर कोई एलिमेंट दिया है, कोई ऑब्जेक्ट दिया है, अगर उस कलेक्शन का पार्ट है, उस समूह का सदस्य है हमारा, तो इसको हम क्या इस प्रकार से डिनोट करते हैं, इसे ये किसका साइन है, बिलोंग्स टू का साइन है। बिलोंग्स टू मतलब वो उस कलेक्शन का पार्ट है, उस समुच्चय का सदस्य है हमारा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक, उस कलेक्शन में नहीं है, उस कलेक्शन में नहीं है हमारा, तो हम ये सिंबल यूज करते हैं। तब उस केस में हम ये सिंबल यूज करते हैं और क्या कहते हैं कि वो उस कलेक्शन का पार्ट नहीं है, या ऐसा किस, ठीक है, इसको कहा क्या जाता है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ये है बिलोंग्स टू का साइन और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है हमारा। जैसे अगर हमने कह दिया क्या, ए इज वॉवेल्स का कलेक्शन, तो ए ई आई ओ यू हो गया हमारा, ए ई आई ओ यू हो गया। अब यहां पे तो ए अगर हम कहें तो ए की बात करें तो ए बिलोंग्स टू सेट ए होगा, ई बिलोंग्स टू सेट ए होगा। अगर हम ये कह दें पी तो पी डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा। हम ये कह दें क्या एन, तो एन डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए होगा हमारा। तो बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का भी मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक। उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर होगा आपका। बहुत बेसिक चीजें, आज शुरुआत, अभी फंक्शन हम लोग स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो हम थोड़ा सा उसमें जो जो चीजें जरूरत है वो थोड़ा सा देखें, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है, चीजें थोड़ी सी धीरे चलेंगी, मतलब उन्हें भी समझ में आ जाए जो इंटर में सही ढंग से नहीं पढ़े या थोड़ा सा गैप हो गया है आपका, इसलिए इसमें 2 साल टाइम लेकर के चला गया, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक हमें चलना है इसमें। चलिए अब यहां पे हम बात करें क्या, तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का हमने 2 तरीका बताया। सेट को जो रिप्रेजेंट करने का, अलका जी ये बताइए कि सर सब पढ़ा दिए हैं कोर्स में? चलिए अब यहां पे अगर हम बात करें क्या, तो 2 तरीका होता है। एक होता है रिप्रेजेंट करने का कितना, रोस्टर फॉर्म, एक क्या होता है, रोस्टर फॉर्म से करते हैं, और दूसरा जो हम लोग करते हैं वो क्या, सेट बिल्डर फॉर्म से करते हैं। क्या, सेट बिल्डर फॉर्म से करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म से किया जाता, 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रोस्टर फॉर्म या इसी को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। रोस्टर फॉर्म या इसी को आपका क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है हमारा, कि रोस्टर फॉर्म में कलेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स हैं एक एक करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिया जाता है, एक एक करके कर्ली ब्रैकेट के अंदर लेते हैं, उसको कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। जैसे हमने बोला ना कि ए कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ही था, तो ए ई आई ओ यू हो गया हमारा। बी हमारा क्या है, बी की बात करें, बी हम कहें क्या कि नेचुरल नंबर लेस देन 10 की बात करें, 10 से छोटी प्राकृत संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, ये क्या हो गया, 10 से छोटा प्राकृत संख्या ये। तो ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर। और इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या, मतलब कभी कभी चीजें देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता है जो आविष्कार की जननी है, तो पहले तो रोस्टर फॉर्म में ही लिखा गया। लेकिन समस्या कई बार ये आ जाती है कि हम चाह करके भी सारे एलिमेंट्स को नहीं लिख सकते हैं।
चाह करके भी सारे एलिमेंट्स को अगर सब ऐसे लिखा ही जाता तो हमें इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारी। लेकिन बहुत सारा कलेक्शंस ऐसा होगा जहां पे हम एक एक एलिमेंट को काउंट मतलब नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यही कह दे 1 से 2 के बीच की सारी संख्याएं, 1 से 2 के बीच की सारी संख्या, तो क्या 1 से 2 के बीच की सारी संख्याओं को कोई कभी लिख सकता है? नंबर सिस्टम में सब बता दिया, संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है। तो उम्मीद करते हैं इसमें तो तकलीफ नहीं होगी आपको। ठीक, तो यहां पे अगर हम बात करें सेट बिल्डर फॉर्म की, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि सारे एलिमेंट्स को मतलब सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना कई बार बड़ा मुश्किल होता है या कई बार कर भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तब वहां पे कुछ नया तरीका इजाद कर दिया गया कि जो चीज हम कहना चाह रहे हैं वो कह भी दें और हमें एक एक करके सारा एलिमेंट्स लिखना भी ना पड़े। तो इस केस में बस क्या होता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी हम उसका लिख लेते हैं जिसके कि उस कलेक्शन में आने वाले सारे एलिमेंट्स जो हैं सभी सदस्य जो हो जिसका पालन करे। मतलब इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना होता तो हम लिखते हैं कभी कभी ये x सच दैट x is vowels, x is vowels of alphabet, या कभी कभी ये भी लिखा जाता है x is vowels। मतलब इसके एलिमेंट्स क्या हैं, x है, और x जहां क्या है हमारा स्वर है, अल्फाबेट का क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अगर हम b की बात करें यहां पे, यही हमारा क्या b की बात करें, तो b को हम लिख सकते हैं x such that x is less than, x is natural number, x is natural number, number less than 10, less than 10 हमारा। ठीक, तो यहां पर हमने सारा नहीं लिखा। अब जैसे मान लो क्या कह देता, 500 से ज्यादा छोटा नेचुरल नंबर, 500 से छोटा प्राकृतिक संख्या लिखना होता, तो पता चला 1 से लेकर 449 तक हम कितना लिखते रहते भाई। अगर सबको यहां कह देंगे ऐसे लिख देंगे तो हमें सब लिखना भी नहीं पड़ा और ये किसकी बात कर रहा है वो पता भी चल गया हमारा। तो यहां हम क्या है, एक एक करके सारे एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। यहां एक एक करके सारे एलिमेंट्स को हम नहीं लिखते हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी से लिख देते हैं जिसका पालन इस समूह में आने वाले सारे सदस्य करते हैं हमारे। कई बार क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं हम, रोस्टर फॉर्म में। जैसे अगर सी सेट कह देता एक्स सच दैट x belongs, x less than 1 greater than 1 less than 2, x belongs to real number। ठीक, अब क्या कर रहा, 1 से 2 के बीच की सभी वास्तविक संख्या कह देता हमारा। तो ये हमारा कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया। अब इसको कहे कि रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो क्या रोस्टर फॉर्म में कभी हम लिख पाएंगे? एक के बाद अगला कौन सा नंबर है कोई बता ही नहीं सकता, 2 के ठीक पहले वाला कौन सा नंबर है ये बता ही नहीं सकता हमारा। तो कई बार सेट्स को क्या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हमारी मजबूरी होता है, उसको रोस्टर फॉर्म में हम लिख ही नहीं पाते हैं। यहां तक समझ में आया कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है? यहां तक में कोई तकलीफ किसी को? एकदम बच्चों को हम ये मान के चल ही नहीं रहे हैं कि आप ग्रेजुएट हो, बीएड किए हुए हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, क्या किए हैं नहीं किया वो आप जानिए। मैं यहां फिलहाल मान के चल रहा हूं कि आप क्लास 10th पास हो। मैं मान के चल रहा हूं क्या है, क्लास 10th पास हो। बाकी सारी चीजें हमें पढ़ानी है, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी या केवीएस, एनवीएस का जो भी सिलेबस है वो हमें पढ़ाना है। क्योंकि अगर आप ग्रेजुएट पूरा अच्छे से किए हो तो सब कुछ अच्छा ही होता, तो फिर पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती आपको। चलें आगे, कोई दिक्कत? मैथमा बाय पुनीता पटेल, हमें प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस के लिए 2 बैच है, एक आपका इंग्लिश मीडियम से है तो ब्रह्मास्त्र बैच है जो कि रिकॉर्डेड है आपका, और अभी जो चल रहा वो हिंदी मीडियम का चल रहा 10 का दम। क्या चल रहा? 10 का दम चल रहा है। बाकी हर सैटरडे को आपका मॉडल पेपर का टेस्ट फ्री में होता है। ठीक, 3 घंटा 4 घंटा सैटरडे को आप जितना देर पढ़ते हैं, जब तक आप थक नहीं जाते हैं तब तक मैं क्वेश्चंस कराते रहता हूं। या आप और प्रैक्टिस के लिए तरीका बता देता हूं आपको। आप चैनल पे जाओगे आप तो प्रश्नों की फुहार के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें कम से कम
3 से 4 हजार क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा चुका हूं, ठीक है। तो वहां से आप हेल्प ले सकते हो, बहुत सारा चीज कर सकते हैं। सर मेरा बीएड कंप्लीट हो गया, मुझे टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी करना चाहता हूं, कैसे तैयारी करें प्लीज सर बताइए। न्यू वैकेंसी ये एग्जाम होने के बाद ही आएगा विशाल यादव जी, ठीक है। बाकी आप चाहे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी। पहले बेसिक से लेकर के आप चलेंगे, ठीक, तभी चीजें, ये मत जानिए ये चैप्टर मुझे आता है, ठीक। हर चैप्टर को आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि एकेडमिक स्टडी अलग होता है। 11-12 का बोर्ड परीक्षा देना, ग्रेजुएशन का परीक्षा देना, वो अलग चीज होता है, और एकेडमिक स्टडी बिल्कुल अलग चीज होती है। इसमें ऑब्जेक्टिव करने का तरीका अलग होता है, हर छोटी से छोटी जानकारियां इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए खैर, यहां तक समझ गए होंगे आप। तो अब यहां पर क्या होता है, कुछ सेट्स के टाइप होते हैं, कुछ सेट्स के आपके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं पहले। तो अब यहां पर थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स किसको कहते हैं, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। हिंदी में सदस्यों की संख्याओं की संख्या कहते हैं, हिंदी मुझे अब कार्डिनल नंबर का, शायद हिंदी में भी कार्डिनल संख्या ही कह देते हैं, ठीक। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, तो किसी भी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कलेक्शन इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। किसी भी समूह में, किसी भी समुच्चय में भिन्न 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 जितने प्रकार के सदस्य हैं, उनकी संख्या को उस सेट का हम क्या कहेंगे, कार्डिनल नंबर कहेंगे। जैसे तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, सेट ए इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ ए। इसको हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ। कहीं भी नंबर ऑफ ए कह रहा मतलब उस सेट के क्या है, सदस्यों की संख्या की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, सदस्यों की संख्या की बात कर रहा है हमारा। तो जैसे हमने एग्जांपल में लिया क्या कि सेट ए में हमने यही क्या लिया, ए ई आई ओ यू लिया हमने, ठीक। तो यहां नंबर ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो कितना है, 5 है हमारा। सेट बी कह रहे हैं, सेट बी है हमारा 1 3 5 7 9 11 है हमारा। तो यहाँ कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितना है, 1 2 3 4 5 6 है हमारा। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितना है, 6 है। अगर हम सी की बात करें, सी अगर है हमारा 1 1 2 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4। तो ये बताइए सी का कार्डिनल नंबर कितना है। सी का कार्डिनल नंबर की बात करें तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी कितना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कार्डिनल नंबर ऑफ सी कितना है ये मैं जानना चाह रहा हूं। कार्डिनल नंबर ऑफ सी, सेट सी में हमारा क्या है, 1 2 2 3 3 3 4 4 4। तो सी का कार्डिनल नंबर क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो उम्मीद करते हैं सब सही बता देंगे, लेकिन एक बार पूछ रहा हूं, व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सी। सी का कार्डिनल नंबर क्या है ये मैं जानना चाह रहा हूं, जल्दी से एक बार बताइए क्या होगा कार्डिनल नंबर ऑफ सी। सर मैं सिलेक्शन का प्रैक्टिस के लिए कौन सा बैच लूं। अरे प्रैक्टिस तो प्रैक्टिस है, कोई भी कर लीजिए। पहले तो जो बैच में है उसको पहले कीजिए, फिर यूट्यूब वाला है तो कीजिए, उसके बाद भी समय बचता है, ठीक। तो आपको 10 का दम भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि क्लास में कम प्रैक्टिस कराया है, क्लास में भी आपको भर भर के प्रैक्टिस कराया है, यूट्यूब पे भी भर भर का प्रैक्टिस कराया है, और अभी भी करा ही रहे हैं आपको। हाँ, तो यहां ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना लिख दिए, 10 लिख दिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेट में एक एलिमेंट को दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं होता। किसी भी समुच्चय में एक सदस्य को आप लिखिए, आप खलिहर हो, ठीक, खलिहर हो तो एक एक एलिमेंट को आप 2-4 लाख बार लिख दो, उससे कोई फर्क
नहीं पड़ता है आपको, ठीक है। लिखना है जितनी बार मर्जी हो उतना बार लिखिए, लेकिन काउंट वो एक ही बार होगा, गिनती उसकी जो होगी वो एक ही बार होगी। यानी कि कार्डिनल नंबर ऑफ सी जो यहां होगा 4। चार ही प्रकार के नंबर है ना, वो अलग बात है कि एक एक ही बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, चार चार बार है हमारा। तो कोई भी कितनी बार भी लिखा हुआ हमारा, लिखने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन काउंटिंग उसकी केवल एक बार होगी। तो इसका कार्डिनल नंबर जो होगा वो 4 ही होगा, ना कि 10 होगा। ये नहीं कि बस खाली गिनती गिन लिए हमारा काम हो गया। गिनती से मतलब नहीं है। डेफिनेशन क्या होता है कार्डिनल नंबर का? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द सेट, ठीक है। किसी समुच्चय में जो भिन्न भिन्न सदस्यों की संख्या है वो उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है हमारा। इसका कार्डिनल नंबर बताइए। मान लीजिए ए कोई सेट है हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x स्क्वायर -5x + 7 बराबर 0, ठीक। देन कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। तो नंबर ऑफ सेट ए क्या है ये बताना। ए सेट दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर x स्क्वायर -5x + 7 = 0। इसका कार्डिनल नंबर बताइए क्या होगा। इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा ये बताया जाए। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका कार्डिनल नंबर। उम्मीद करते हैं सब लोग बता देंगे। जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा कार्डिनल नंबर। जल्दी से बताइए भाई, तो इतना देर नहीं है, जल्दी से 2 सेकंड का सवाल है। कार्डिनल नंबर इसका क्या होगा। आरती देवी जी, यहां हाय हेलो नहीं चलता है, ठीक। यहां जय हिंद चलता है, क्योंकि हाय हेलो निकल चलो वाला कहानी हो जाता है। तो यहां जो बच्चे आते हैं मैक्सिमम चिपक जाते हैं, ठीक, वो जय हिंद कहते हैं। तो उम्मीद है कि आप भी जय हिंद ही कहेंगे, ना कि हाय हेलो करेंगे। आरती जी नील, हाँ। अरे कार्डिनल नंबर 2 कैसे हो गया, 0 हो जाएगा ना मेरे भाई। इसका कार्डिनल नंबर क्या, 0, ठीक। क्योंकि x स्क्वायर -5x + 7 बार क्या कह रहा है, x सच दैट x स्क्वायर -5x + 7 बराबर 0। तो x का मान 5 ± -25 -28/2। तो ये क्या है, इमेजिनरी आ गया ना। 5 ± ये कितना आ जाएगा, √3i आया जाएगा हमारा, ठीक। तो ये रियल नंबर तो है नहीं, ये रियल नंबर तो है नहीं हमारा, ये ठीक है। अगर ये नहीं दिया रहता हमारा तब कार्डिनल नंबर 2 कह सकते थे, ठीक है। लेकिन दिया है कि इसका रूट्स तो हो, साथ ही साथ वो रियल भी हो, वास्तविक भी हो हमारा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना कार्डिनल नंबर। इसका कार्डिनल नंबर 2 नहीं होगा। हाँ, अगर ये कहता हमारा बी, अगर सेट कहता खाली इतना लिखता है x सच दैट x स्क्वायर -5x + 7 बराबर 0, ठीक, तब यहां कह सकते थे, तब कार्डिनल नंबर ऑफ बी जो होता 2 होता, ठीक। क्योंकि अब यहां क्या कह रहा, बस x स्क्वायर -5x + 7 बराबर 0 हमारा, ठीक है। तो अब यहां पर रियल की बात ही नहीं कर रहा, मतलब इसका रूट्स चाहिए, x का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके लिए x स्क्वायर -5x + 7 बराबर 0 हो। x रियल आ रहा है कि इमेजिनरी आ रहा, क्या आ रहा नहीं आ रहा, हमसे कोई लेना देना नहीं, हमसे कोई लेना देना नहीं है हमारा, ठीक। तो यहां पे जब कार्डिनल नंबर की बात करेंगे तो इसका कार्डिनल नंबर 2 होगा, इस वाले का कार्डिनल नंबर 2 नहीं होगा। 2 रूट्स तो आएगा, लेकिन वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि रियल नंबर भी पूछ रहा है हमारा। ये कह दिया। मान लो फिर सेट सी है हमारा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x³ - 3x स्क्वायर + 2x बराबर 0। तब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी क्या होगा, जल्दी से बताइए। अब कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी क्या होगा, देखें कौन बताते हैं बड़ा तेजी से। बड़ा छोटा छोटा सा चीज है, बस ध्यान रखना होता है, बस ध्यान रखना होता। और ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता, प्रीवियस ईयर्स देखेंगे तो भर भर के पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके, भर भर के मतलब क्या, हर बार लगभग एक आध क्वेश्चन ऐसा पूछे डालता है। जल्दी से बताएं इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा।
इसका आदित्य सिंह जी 1 बता रहे हैं, आदित्य सिंह जी 1 बता रहे हैं। सीमा कश्यप, कमलेश मौर्य जी मैसेज अपना तुरंत डिलीट मारा, लोचा हो गया। जल्दी बताएं, जल्दी से बताएं इसका क्या होगा। देखें अब तो सब समझ गए होगा, अब तो बता दोगे भाई। अब की बार गलत मत करना, नहीं तो दिल टूट जाएगा मेरा कि मेरे समझाने में ही कुछ कमी रह जा रही है क्या। अनुज जी 3, ऐश्वर्या श्रीवास्तव 3, अनुज कश्यप जी 2, 2, अनिल सिंह जी 3, बलवंत सिंह जी 3। अरे 2 ही होगा ना मेरे भाई। ये बताओ x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 0। तो x जब कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 0 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर 0, x का मान 1 और 2 हमारा। तो मेरे भाई 0 नेचुरल नंबर आएगा। ये 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है ना। ये भी तो दे दिया है कि x क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए। x जो होना चाहिए वो प्राकृत संख्या। तो 3 कैसे आ जाएगा भाई। 3 अगर ये नहीं दिया रहता हमारा तब 3 हम जरूर लिख सकते थे। ये नहीं दिया रहता तब हम 3 जरूर लिख सकते थे। लेकिन इसमें 3 कैसे, नेचुरल नंबर है तो 0 थोड़ी नेचुरल नंबर है। हाँ 0 नहीं होगा, ऐसी छोटी छोटी गलती कीजिएगा। ठीक, तो मतलब अब तो एकदम क्या कहें, इतना समझाने के बाद भी कई लोग गलती कर डाले। बलवंत सिंह जी, अनिल सिंह जी, अलका पाल और भी और थे, ऐश्वर्या श्रीवास्तव। ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो सब भाई। समझ में आई बात। प्राकृत संख्या में 0, इसीलिए तो सारा संख्या बताए ना। बस हो गया, मतलब सर आसान आसान पढ़ा रहे हैं, हो गया, जरूरत आ गई ना। ठीक, तो हर तरह की संख्या, इसीलिए हमने सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ाया। हर तरह के नंबर से आपका परिचय कराया। पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, वास्तविक क्या है, काल्पनिक क्या है, समिश्र संख्या क्या है, प्राइम क्या है, को प्राइम क्या है, हर तरीके का नंबर बताया आपको। अनिल सिंह जी सॉरी कहने से काम ना चलेगा, कुटैया होगी। अनिल भैया कुटैया होगी तब हम सुधरेंगे। भय बिन होत ना प्रीत, कभी कभी कुटैया भी जरूरी होता है। चलिए अब हम b की बात करें। ये कह रहा x सच दैट x ग्रेटर देन, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 हमारा। ठीक, तो नंबर ऑफ, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट b क्या होगा, सॉरी 1x x सच दैट x ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 का रहा, इसका कार्डिनल नंबर क्या होता है। ठीक है सोनू जी, अब थोड़ा समय कम है, अब अभी तक क्या किए हो क्या पता। ठीक, अब मतलब इस बार वाला तो एग्जाम मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्रैल खिंचा जाएगा। तो आपके पास समय है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का समय। मतलब मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्रैल। मतलब जो सीन लग रहा है उससे ज्यादा नहीं खिंचाएगा आपका। ठीक, जल्दी से एक बार बताएं, जल्दी से एक बार बताएं क्या होगा। इसका कार्डिनल नंबर क्या है। इसके कार्डिनल नंबर की बात करें, अब जैसे पिछले सारे बैच में कार्डिनल नंबर पे इतना सवाल नहीं कराया था, क्योंकि ये फाउंडेशन बैच है तो प्रैक्टिस के लिए सफिशिएंट टाइम है। तब भी आप लोग गलती कर दे रहे हैं, तब भी आप लोग। इनफानाइट, सीमा कश्यप जी इनफानाइट, हाँ जी बिल्कुल। इसका क्या होगा, कार्डिनल नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि 1 से 2 के बीच में इतनी सारी संख्याएं हैं। ठीक, उसको हम बता ही नहीं सकते हैं, उसको हम इन्फिनेटिव कह लें या अनडिफाइंड कह लें, बात एक ही है। इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, अनडिफाइंड भी कहा जा सकता है, बता ना पाएंगे हम। ठीक, दोनों एक ही बात हुई, इनफाइनाइट कह लें चाहे अनडिफाइंड कह लें, दोनों में आपका एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, इसका बताइए। C हमारा क्या है, x सच दैट 1 - 3i ग्रेटर देन x
लेस देन 5 प्लस 2i। अब यहां पर क्या कार्डिनल नंबर ऑफ सी पूछ रहे हैं, तो कार्डिनल नंबर ऑफ सी क्या होगा, इसका बताइए क्या होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ सी क्या है, x सच दैट x ग्रेटर देन 1 माइनस 3i बट लेस देन 5 प्लस 2i। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या है ये बताना है, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से एक बार बताएं इसका कार्डिनल नंबर क्या है, इसका कार्डिनल नंबर क्या है, जल्दी से बताएं। देखें कौन कौन सही लोग बताते हैं, इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, कौन कौन सही लोग बताते हैं। इंतजार कर रहा हूं, देखें इसका कार्डिनल नंबर कौन कौन बता रहे हैं सही ढंग से। कमलेश मौर्य जी 0 बोल रहे हैं, कमलेश मौर्य जी ने 0 बोला है। मोनिल मोनाली है क्या है, मोनी 0, हाँ जी। इसका कार्डिनल नंबर क्या है, बिल्कुल 0 है इसका कार्डिनल नंबर। क्योंकि क्या होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जिसका रियल पार्ट 0 ना हो, मतलब जिसमें आयोटा वाला पार्ट रहे, अनडिफाइंड नहीं 0 होगा मेरे भाई। ऐसा कोई संख्या हो ही नहीं सकता है जो 1 माइनस 3i से ज्यादा हो, 5 प्लस 2i से कम हो। ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका काल्पनिक भाग 0 के अलावा हो उसकी तुलना नहीं की जाती है, उसकी तुलना कभी भी हम नहीं कह सकते हैं। मतलब ये कहें कि 5i ग्रेटर देन 2i है तो ये गलत हो जाएगा। हाँ ये कह सकते हैं कि 7 हमारा 3 से ज्यादा है तो सही है, तो सम्मिश्र संख्या तो ये भी है, सम्मिश्र संख्या ये भी है, सम्मिश्र संख्या तो दोनों है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है हमारा, इसका क्या, इसका जो है इमेजिनरी पार्ट 0 है, काल्पनिक भाग इसका 0 है, और काल्पनिक भाग अगर 0 है तो वो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगा। तो वास्तविक संख्या की तुलना होती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, लेकिन सम्मिश्र संख्या ऐसी सम्मिश्र संख्या जिसका काल्पनिक भाग 0 के अलावा हो हमारा, उसकी आपस में तुलना नहीं होती है। तो ये कहना गलत है। हम ये कह दें कि 200 प्लस 500i, ठीक 500i और ग्रेटर देन 3 प्लस 2i कह दें तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। अरे इसका तो रियल पार्ट भी ज्यादा है, इमेजिनरी 200 तो 3 से ज्यादा होता ही है, 500 तो 2 से ज्यादा होता ही, दोनों भाग ज्यादा है, मतलब ये हो जाएगा हमारा। तो ये ऐसी गलती आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक। टू कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो नंबर, ठीक, आर नॉन कंपेरेबल। दो ऐसी सम्मिश्र संख्या जिसका काल्पनिक भाग 0 के अलावा कुछ होता है, उनकी आपस में तुलना नहीं होती है, यानी उसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये हम बता ही नहीं सकते, तुलना होता ही नहीं है हमारा। तो यहां पर सवाल यही दे दिया था ना कि ऐसा x कोई ऐसा नंबर था जो 1 माइनस 3i से ज्यादा है, 5 प्लस 2i से कम है। तो जब तुलना नहीं है तो हम कहां से पता लेंगे कौन इससे ज्यादा है कौन इससे कम है। तो ये क्या हो जाएगा, इम्पेटी सेट। सो इम्पेटी सेट तो अभी हम नाम ही नहीं, कल हम लोग नाम पढ़ेंगे इम्पेटी सेट किसको कहते हैं नहीं कहते हैं। तो कार्डिनल नंबर अब आ गया सबके समझ में, या कोई डाउट किसी को, कार्डिनल नंबर सब लोग समझ गए या कोई डाउट किसी को हो तो जल्दी से बताइए। सर बैच ऐप पे लॉन्च होगा, हमारे ऐप में नहीं आ रहा है। जब आपने पहले कहा था कि आज से लगभग 15 दिन पहले, क्या कहा था, अभी कॉल कर लिए, ऐप पे लॉन्च, क्या कुछ समझ में क्या कहना चाह रहे हैं, एसएम स्टडी जीके टैलेंट, क्या कहना, कौन सा बैच की बात कर रहे हैं ये कहेंगे तब तो। एसएम स्टडी जी, जीके टैलेंट जी, क्लियर। तो कल हम लोग थोड़े से इसके टाइप्स के बारे में जान जाएंगे, कल हम लोग टाइप्स के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत। कार्डिनल सॉरी क्या है, फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, कल हम लोग इसके बारे में और डिटेल से टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंटरवल क्या होता है, अंतराल, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ये सब क्या होता है, इन सब की जानकारी लेंगे हम लोग, तब फिर धीरे धीरे इस पे चलेंगे। न्यू बैच टीजीटी पीजीटी चल तो रहा है भाई स्टडी जी, क्या न्यू बैच टीजीटी पीजीटी आपका, ये देखिए न्यू बैच के बारे में बता दे रहा हूं आपका, कहां है न्यू बैच, जो है आपका स्वतंत्रता बैच है जिसमें आप, ठीक,
टीजीटी का भी है, पीजीटी का भी है, जिसकी क्लास आपकी जो चल रही है 6 बजे से 8 बजे तक चल रहा, 6 से 8 बजे तक। ये जो अभी बैच चल रहा है ये फिलहाल फाउंडेशन का बैच चल रहा है, ठीक है, फाउंडेशन बैच। ये इस वैकेंसी के लिए नहीं, ये आपका क्या है जो 2022 में मार्च में हो परीक्षा, अप्रैल में हो, जनवरी में हो, ठीक है, तो उसके लिए ये स्वतंत्रता बैच है आपका। ये नेक्स्ट वैकेंसी है जिसमें आपके बहुत सारे एग्जाम, ये मतलब वैकेंसी की मोह माया से परे बैच है। इसमें मेन उद्देश्य है हमारा मैथ्स सिखाना, थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, ठीक है, लेकिन क्या है, मैथ्स सिखाना। ये आपका यूपी टीजीटी भी कवर करेगा, पीजीटी भी कवर करेगा, एलटी भी करेगा, जीआईसी भी करेगा, ठीक, केवीएस, ईएमआरएस, ईएमआरएस और एनवीएस, एनवीएस, बीपीएससी, मतलब लगभग, ठीक है। तो इस थोड़ा बहुत देखिए 80% सब में कॉमन होता है, ठीक है, 15-20% का अंतर है, वो भी इसमें कराया जाएगा आपका। इसलिए ये 2 इयर्स की वैलिडिटी इसमें रखी गई है आपका, बहुत आराम से, इत्मीनान से, धीरे धीरे हमारा। सर कॉन्टिन्यूटी का वीडियो नहीं है, कौन से बैच में बलवंत सिंह जी? कॉन्टिन्यूटी अभी इस बैच में कहां चले, गलती से 1-2 दिन डाल दिया था, वो शाम वाला डाल दिया था। तो फाउंडेशन बैच में फाउंडेशन बैच तो ये बिल्कुल अलग है आपका, तो इसमें कॉन्टिन्यूटी का क्यों जाएगा? शाम वाला बैच 1-2 दिन चला गया था, गलती से चला गया, तो वो हट गया है आपका कॉन्टिन्यूटी। पहले फंक्शन लिमिट ये सब पढ़ेंगे फाउंडेशन में, तब ना फिर कॉन्टिन्यूटी पे आपका आएगा। बलवंत सिंह जी आप किस बैच में है? इसी बैच में है ना, बाकी सब बैच में होगा आपका। स्वतंत्रता बैच में तो चल ही रहा है, स्वतंत्रता बैच में बिल्कुल होगा आपका, स्वतंत्रता बैच में तो बिल्कुल है। चलिए, तो उसके लिए अभी आपको ऑफर भी चल रहा है भाई, परसों तक है। स्वतंत्रता बैच में आप 501 रुपये की छूट है आपका, टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, इसमें आपका सैटरडे तक 1001 की छूट है, ठीक है। ऐसे सारे में 501 ही था, मेरे कहने पे 1001 किया गया, जो आप लोग कहे सर थोड़ी बहुत समस्याएं हैं तो वो मदद। चलिए, जय हिंद, जय भारत। बाकी कल मिलते हैं हम लोग फिर से।